नमस्कार, ब्लू टिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इसी 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान दलितों के खिलाफ हुई हिंसा के बाद से दलित समुदाय को चिंता और असुरक्षा दोनों भावनाओं ने घेर रखा है। साफ तौर पर जिस तरह से SC/ST एक्ट को सेफगार्ड लगाकर कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, इसके अलावा आरक्षण को अप्रभावी बनाने के जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे दलित समुदाय चिंतित है। और बीजेपी में, सत्तारूढ़ पार्टी में जिस तरह से बीजेपी के सांसद हैं वो कुछ खुलकर और कुछ उतना नहीं खुलकर सामने आ रहे हैं और अपने समुदाय की चिंताओं को जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ बहराइच से बीजेपी की सांसद, दलित सांसद सावित्रीबाई फुले यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस खुलेपन से वो बातचीत कर रही हैं, अपने समुदाय की जो चिंताएं हैं उनको सामने रख रही हैं, पार्टी में इसको लेकर क्या पक्ष है और 2019 में किस तरह से देखा जाएगा दलित समुदाय का जो समर्थन है बीजेपी के लिए। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी वो पार्टी है जिसके टिकट पर सबसे ज़्यादा दलित सांसद चुनकर आए हैं और फिलहाल संसद में बैठे हुए हैं। सावित्रीबाई फुले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे बताइए कि आप पूरे 5 साल 4 साल में अगर देख लिया जाए तो सबसे मुखर सांसद रही हैं, चाहे वो दलित सांसद हों या सामान्य वर्ग के सांसद देख लिया जाए। क्या पार्टी के अंदर इतना लोकतंत्र आपको नज़र आता है कि आप अपनी बात कह भी पाएँ और पार्टी में बनी भी रहें? देखिए, आज मैं अगर सांसद हूँ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान एवं आरक्षण के तहत बहराइच लोकसभा सुरक्षित सीट से मैं सांसद का चुनाव जीत के आई हूँ। अगर सुरक्षित सीट ना होती तो सामान्य सीट पर मुझे टिकट कोई नहीं देता। आज मैं सांसद हूँ तो भारतीय संविधान आरक्षण के तहत हूँ, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान की सुरक्षा करना और आरक्षण को बचाना। और कभी कहा जा रहा है कि हम भारत के संविधान को बदलने के लिए आए हैं, कभी कहा जा रहा है कि हम भारत के संविधान की समीक्षा करेंगे, कभी कहा जा रहा है कि हम आरक्षण को समाप्त करेंगे और कभी कहा जा रहा है कि भारत के संविधान आरक्षण को हम ऐसा ख़त्म करेंगे कि रहना न रहना बराबर होगा। तो अगर भारत का संविधान आरक्षण हमारा ख़त्म हो जाएगा तो देश के बहुजन समाज का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए भारत की संविधान की सुरक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप ये समझती हैं कि एक सांसद होने के नाते आपके पास वो शक्ति भी है, आपके पास वो जगह भी है जहां पर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हैं। क्या आपने जनता के सामने आने से, कहने से पहले क्या पार्टी के फोरम पे ये बात उठाने की कोशिश की? मैं लगातार, मैं जब का चुनाव में जीती थी 2014 में, तो 2014 की वीडियो भी आप देख सकती हैं। 2014 में भी मैंने बोला था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दिया है और आरक्षण को पूरी तरीके से लागू कराया जाए, भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू कराया जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में विभागवार आरक्षण की व्यवस्था दिया था, वो आज तक पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। भारत के संविधान में कार्यपालिका और न्यायपालिका में भी आरक्षण की व्यवस्था है, आज तक पूरी तरीके से कार्यपालिका में भी आरक्षण पूरी तरीके से लागू नहीं कराया गया और न्यायपालिका में हमारा समाज के लोग तो है ही नहीं। क्या कारण है कि आज तक न्यायपालिका में, जब भारत के संविधान में व्यवस्था है आरक्षण की, तो न्यायपालिका में हमारे लोगों को पहुंचने का मौका क्यों नहीं दिया गया? ये तो चिंता का विषय है। लेकिन आपको ये क्यों लग रहा है कि खासकर इन पिछले कुछ सालों में, जब से भाजपा सरकार में आई है, तब से आरक्षण को कमज़ोर करने की कोशिशें हो रही हैं? ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोग टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिला होगा कि कभी कहा जा रहा है हम भारत के संविधान की समीक्षा करेंगे, कभी कहा जा रहा है हम आरक्षण को समाप्त करेंगे और स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि भारत के संविधान को हम बदलने के लिए आए हैं। यहाँ तक बयान दे दिया गया कि भारत के संविधान आरक्षण को हम ऐसा ख़त्म करेंगे कि रहना न रहना बराबर होगा। तो इस तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं भारत के लोकतंत्र पे खतरा है। तो इस तरीके के बात अगर आ रही हैं तो बहुजन समाज तो पूरी तरीके से चिंतित है। जब भारत का संविधान में व्यवस्था नहीं थी तो हमारे बहुजन समाज की स्थिति क्या थी? अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और महिलाओं को क्या आज जो प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की जो सपना देख रहे हैं, क्या यहाँ तक पहुँचने को उन्हें मौका मिल रहा था? क्या IAS, PCS, डॉक्टर, मास्टर, लेखपाल, सिपाही, दरोगा, यानी जिन भी पदों पर हमारे लोग पहुँच रहे हैं, क्या उन्हें पहुँचने का मौका मिलता था? ये भारत के संविधान के तहत ही हमारे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। आज यहाँ तक मैं कह सकती हूँ कि बहुजन समाज के लोग अगर आज बड़े पदों पे पहुँच रहे हैं, या उनके पास मकान है, या उनके पास गाड़ियाँ हैं, या वो बराबर की ज़िंदगी जी रहे हैं, सम्मान के साथ जीते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में हमें लोकतंत्र दिया, जिसके तहत आज हम अपनी बात को मुखर होकर के कह सकते हैं।
तो पिछले 7 दशक में हमने देखा आज़ादी के बाद से अब तक लगातार ये कोशिश हुई कि किसी तरह से समाज में भी वो स्वीकार्यता, वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है आरक्षण को लेकर। लगातार आवाज़ें उठती रही हैं। बिहार में हमने देखा अभी आरक्षण के खिलाफ रैलियां हुई। क्या आपको लगता है कि पिछले 4-5 साल में जो राजनीति जिस तरह की हमने देखी है, उसमें क्या सवर्णों का दबदबा ज़्यादा बन रहा है? फिर से वो दिन वापस आ रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि देश में 85% बहुजन समाज है और सबसे ज़्यादा वोट देने वाला बहुजन समाज है। वोट देकर सरकार बनाने का काम करता है। हम तो कहते हैं जातीय जनगणना करा ली जानी चाहिए, और जातीय जनगणना जब हो जाएगी तो उसमें ये पता चल जाएगा कि किस जाति का पॉपुलेशन कितना है और किस जाति के पॉपुलेशन में आज भी आर्थिक विहीन है लोग। अगर उस आधार पर जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी सबको मिल जानी चाहिए। भारत के संविधान में तो सबको बराबर का अधिकार है। तो आप ये कह रही हैं कि जनगणना में जातिगत वो जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। और मैं तो जानती हूँ, जहाँ तक मुझे भारत के कई प्रदेशों में मुझे जाने का मौका मिला, कि अनुसूचित जात और जनजात, आदिवासी और पिछड़ी जात महिलाओं की स्थिति आज भी बहुत ही दयनीय है। जो झुग्गी झोपड़ी डालकर नदी के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, रोड के किनारे, पहाड़ के किनारे, जंगल के किनारे, रोड के किनारे, चक्रोट के किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर दूसरे को गुलामी करके अपनी 2 जून की रोटी चलाने के लिए आज भी हमारा बहुजन समाज दर दर की ठोकर खा रहा है। आज भी उनको भरपेट भोजन नहीं, और तन पर पूरी तरीके से पहनने के लिए कपड़ा नहीं, और रहने के लिए उनके पास मकान नहीं, खेती करने के लिए ज़मीन नहीं, दवा के लिए अस्पताल नहीं। आज भी हमारा बहुजन समाज भटक रहा है। सावित्रीबाई फुले जी, ये बताइए कि इसके लिए आप किस चीज़ को जिम्मेदार मानती हैं? क्या इसके लिए मौजूदा राजनीति जिम्मेदार है, राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार है? जिस तरह की जो ताकतें, जो फोर्सेस हैं, जो सवर्ण राजनीति को बढ़ावा दे रही हैं, क्या वो जिम्मेदार हैं इसके लिए? चूँकि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से आज अनुसूचित जाति की स्थिति है, उसकी जिम्मेदार चाहे वो कोई भी सरकार, तमाम सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी भी सरकारों में बहुजन समाज के लोगों को पूरी तरीके से न्याय नहीं मिल पाया। हम तो सरकार से मांग करना चाहते हैं कि बहुजन समाज के आर्थिक स्थिति अगर दयनीय है तो उसकी चिंता कौन करेगा? तो क्या इस सरकार में कोई खास बात हुई है? जब चुनाव आता है तो चुनाव के पहले कोई भी पार्टी, कोई भी दल सबसे ज़्यादा यही कहते हैं हमारी सरकार गरीबों की होगी, हमारी सरकार किसानों की होगी, दलितों की होगी, महिलाओं की होगी, और हम सबको बराबर का अधिकार देंगे, सबको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चुनाव के पहले इन समाज, बहुजन समाज के लोगों के बीच में वोट लेने के लिए तरह तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन वादे करने के बाद जब कुर्सी पर बैठने के बाद आखिर बहुजन समाज के लोगों को बराबरी का दर्जा क्यों नहीं मिला? क्या आज भी उनको नीच भावना से ही देखा जाता है? क्या आज भी उनको अछूत भावना से देखा जाता है? क्या आज उनको, क्या अनुसूचित जात और पिछड़ी जाति में, अल्पसंख्यक समाज के बीच में, आदिवासी समाज के बीच में अगर उनके परिवार में पैदा हुए, क्या उनका यही जुल्म है? क्या इनका पॉपुलेशन अधिक है, ये गरीब हैं, तो क्या इनको भरपेट भोजन नहीं मिलना चाहिए? क्या इनके रहने के लिए मकान नहीं होनी चाहिए? क्या खेती करने के लिए ज़मीन नहीं होनी चाहिए? और अगर सब भारत के संविधान में जब गैर बराबरी समाप्त की गई और सबको बराबर का अधिकार देने के लिए कहा गया, तो आज तक वो संविधान लागू क्यों नहीं किया गया? हम तो मानते हैं कि देश की आज़ादी से लेकर अब तक, जब से संविधान लागू हुआ तब से लेकर आज तक, भारत का संविधान दुनिया के संविधान से सबसे बढ़िया संविधान भारत का संविधान है। और भारत के संविधान में चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस संप्रदाय के हों, और चाहे महिला हों या पुरुष हों, चाहे सबको बराबर की ज़िंदगी जीने का अधिकार है, सबको बराबर का सम्मान है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में लोगों ने भेदभाव किया, लेकिन बाबा साहब ने भारत के संविधान को लिखते समय किसी के साथ कोई भेद नहीं किया और सबको सम्मान पूर्वक उनको भारत के संविधान में व्यवस्था दी। आपकी चिंताएं जायज़ हैं सावित्रीबाई जी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जिम्मेदारी कहाँ फिक्स करना चाहती हैं? ये कैसे बताएंगे हम कि या पिछले 70 साल में जो हो रहा है वो लगातार होता रहेगा, तो किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी? इसीलिए तो मैं सरकार से मांग करती हूँ। आज मैं लोकसभा में हूँ, अगर मैं अपनी बात को लोकसभा में अगर उठा रही हूँ, हम अपनी बात, इसीलिए जो भारत की जनता ने मुझे अपना वोट देकर के सांसद बनाया, उनको हमसे अपेक्षाएं भी हैं,
और हम ही से नहीं, भारत में जितने सांसद पहुंचते हैं उन सभी सांसदों से भारत की जनता की अपेक्षाएं हैं कि सांसद चुन करके जाएंगे तो जहां पर भारत का संविधान है, जहां पे कानून बनती है, जहां पे कानून लागू होता है, जिसके तहत भारत के बहुजन आगे बढ़ेंगे, भारत आगे बढ़ेगा, ये वहां पर पहुंच करके अपनी बात को, जो हमारी स्थिति है, इसको लोकसभा में पहुंचाएंगे और भारत का संविधान है उसको लागू कराएंगे। तो उनकी अपेक्षाएं हैं और उस अपेक्षाओं के साथ पूरा देश देख रहा है, हमारे तरफ निगाह उठाकर देख रहा है कि क्या सांसद चुनाव जीत करके गए तो क्या हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, क्या हमारी मांग को लोकसभा में उठा रहे हैं। और अगर मैं अपनी बात को उठा रही हूँ, अपने अधिकार की बात कर रही हूँ, आरक्षण की बात कर रही हूँ, संविधान को लागू कराने की बात कर रही हूँ, बहुजन की रोजी रोटी की बात कर रही हूँ, बहुजन को आगे बढ़ाने की बात कर रही हूँ, उनके सम्मान की बात कर रही हूँ, उनकी सुरक्षा की बात कर रही हूँ, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, यह हमें करना चाहिए। और हम ही को नहीं, भारत के जितने सांसद हैं, एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, इन सबको उठाना चाहिए। अपनी बात को, अपने अधिकार की बात को हमें स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सावित्रीबाई जी, क्या आपकी जो राजनीति है, जो बातें आप कह रही हैं, जो आपकी चिंताएं हैं, क्या पार्टी के अंदर इतनी जगह है? क्या पार्टी की जो अपनी राजनीति है, क्या उसके साथ आपका तालमेल है? देखिए, हम सरकार में हैं और सरकार से ही मांग की जाएगी, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हम लोग जब भी लोकसभा सत्र चलती है तो अपने क्षेत्र की मांग हम लोग सरकार से करते हैं। तो हम लोकसभा में अपनी मांग कर रहे हैं, वही हमारी लोकसभा, ही तो मांगने का अधिकार है हमको। हम लोकसभा में मांग कर रहे हैं, सरकार से तो मांग की जाएगी। तो हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि देश में 85% बहुजन समाज, आज उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दयनीय है। उसके लिए, उन समाज के लोगों के लिए भारत में तमाम भूखंड जमीन पड़ी हुई है, तमाम जमीन आबादी, बंजर, भूखंड, तमाम ज़मीनें पड़ी हुई हैं। उस ज़मीनों को सरकार को चिन्हित करा करके जो गरीब समाज के लोग हैं उन गरीबों में पट्टा दे करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे वो खेती करके अपने परिवार को आगे। लेकिन सावित्रीबाई जी, आप ज़मीन देने की बात कर रही हैं, आप आरक्षण को बढ़ाने की बात कर रही हैं कि जनगणना में जो है वो जनगणना जातिगत कराई जाए, लेकिन यहाँ तो आपकी पार्टी के लोग और ख़ासकर आपकी पार्टी के जो मदर बॉडी मानी जाती है आरएसएस, उसके लोग खासकर कह चुके हैं, उच्च पदों पर आसीन, कि आरक्षण को जो है फिर से देखा जाना चाहिए, आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए। तो जो बात कह रही हैं आप, तो आरक्षण बढ़ाने की बात कर रही हैं, वो आरक्षण उलटने की बात कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि आरक्षण की जो मूल भावना है आज तक वो लागू ही नहीं किया गया। हम तो कहते हैं जांच उसकी करानी चाहिए। अगर जहाँ पे समीक्षा की बात कही जाती है, जांच तो उसकी होनी चाहिए कि कितने लोगों के, कितने ऐसे बहुजन समाज के लोग हैं जो भारत में गरीब हैं, जिनके पास खेती नहीं, जिनके पास मकान नहीं, जिनके पास रोजगार नहीं, जिनके पास नौकरी नहीं, जो लोग अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं, उनके लिए अस्पताल नहीं, उनकी व्यवस्था कैसी की जाए, कौन लोग लागू करेंगे? नहीं तो लागू कौन करेगा? जो लोग लागू करने वाले हैं, जहां से ये पार्टी निकल के आई है, अगर वो आरक्षण में उनका विश्वास ही नहीं है, वो समीक्षा करने की बात कर रहे हैं, तो आप किसके पास जाके बात करने की बात कर रहे हैं? मैं तो सरकार से मांग कर रही हूँ, सरकार करेगी ना। मैं तो सरकार से मांग कर रही हूँ, इसीलिए मैं लगातार मांग कर रही हूँ। मैं लोकसभा में मांग कर चुकी हूँ, आज मैं सड़क पे भी कर रही हूँ। मैं तो मांग करना मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं मांग कर रही हूँ। और मैं कहती हूँ कि सरकार को तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में विशेष सत्र बुला करके और जो बहुजन के हित में हो, इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए और चर्चा करा करके जो बहुजन के हित में हो, इसके लिए कानून बना करके लागू करना चाहिए। नहीं, आप एक तरफ बाबा साहब की बात कर रही हैं, आप आरक्षण की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ जो है उत्तर प्रदेश की सरकार बाबा साहब का नाम ही बदल देती है। नाम तो कोई बार बार, ये कोई खिलौना थोड़ी है कि जब देखो तब नाम बदल दो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जो पूरा भारत जानता है, जिस नाम से उनको सम्मान दिया जाता है, तो वो नाम रहना चाहिए, उस नाम में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बृहत्तर जो हिंदू समाज है, हिंदू परिवार है, उसका हिस्सा बनाने के लिए बाबा साहब, हम जानते हैं, उन्होंने कहा था कि वो हिंदू पैदा हुए थे लेकिन मरेंगे हिंदू नहीं, ये बात उन्होंने खुद कही है। लेकिन उसके बावजूद उनका जो एक हिंदूकरण करने की जो कोशिश है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, जिसमें सबको बराबर का सम्मान है, सबको बराबर का अधिकार है और सभी धर्मों का सम्मान है। इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत आज देश का संचालन होता है, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो। और जब हम चुनाव लड़ते हैं तो भारत के संविधान की शपथ लेते हैं। हम पहले शपथ पत्र भरते हैं
और जब हम चुनाव जीत करके जाते हैं तो कुर्सी पे बैठने से पहले हम भारत के संविधान की शपथ लेते हैं और कहते हैं कि हम जो भी कुछ करेंगे हम भारत के संविधान के तहत करेंगे और हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको भारत के संविधान के तहत सबको बराबर का हम सम्मान करेंगे। उधर योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बाबा साहब का नाम बदलना चाहते हैं, इधर आरएसएस जो है वो दलितों का नाम बदलना चाहती है। वो ये कहती है कि अब दलित ना कहा जाए, सिर्फ एससी कहा जाए, शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाए, शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाए। देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत सोच समझ करके अनुसूचित जात नाम दिया था। हमारे बहुजन समाज में जो जातियां हैं उनको सीधा अनुसूचित जाति का नाम दिया था। सीधे अनुसूचित जाति होना चाहिए, अनुसूचित जाति का नाम देना चाहिए, जहाँ पर कई जातियों को मिला करके और एक जाति बनाया था, वो जाति का नाम था अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति होना चाहिए। नहीं तो आप दलित शब्द के हट जाने से अनुसूचित जाति होना चाहिए। हाँ, नहीं अगर दलित शब्द हट जाता है, अब कल को अगर दलित समाज या दलित राजनीति की बात ना कही जाए तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे? ये दलित शब्द लोग उनको हीन भावना से कहा गया, ठीक है, दलित शब्द तो हीन भावना से कहा गया। सीधे आपको अनुसूचित जाति के हैं, हम अनुसूचित जाति, भारत के संविधान में अनुसूचित जाति लिखा हुआ है, सीधे अनुसूचित जाति करना चाहिए। मैं अगला सवाल पूछना चाहती हूँ SC/ST एक्ट को लेकर। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो सेफ गार्ड्स लगाए हैं SC/ST एक्ट में, क्या आपको लगता है कि ज़मीन पर उसका क्या असर पड़ेगा? आपकी क्या राय है? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश किया, पहली बात तो मैं न्यायालय का सम्मान करती हूँ, लेकिन न्यायालय में अनुसूचित जाति के लोग आज नहीं हैं, जिसके कारण हमारे अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके लिए मैं भी सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि जब भारत के संविधान में अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए जजों की नियुक्ति होनी चाहिए, वो जजों की नियुक्ति होना चाहिए। सावित्री बाई जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो SC/ST एक्ट में जो तब्दीली की गई है, जो बदलाव किया गया है, ज़मीन पर आपको लगता है कि ये एक्ट कमज़ोर हो गया है? क्या जो दलितों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की जो घटनाएं पहले कम हो गई थीं, या ये माना जा रहा था कि इस एक्ट का एक असर होता था? आपकी क्या राय है कि इसे कमज़ोर कर देने से अभी क्या फ़र्क पड़ा है? जब ये कानून बनाया गया था लोकसभा में, इस कानून बनाने से पहले बहुजन समाज के अनुसूचित जात और जनजातियों के साथ बहुत अन्याय होता था। गांव के गांव फूंक दिए जाते थे, सामूहिक हत्याएं होती थीं, सामूहिक बलात्कार होते थे, शोषण होता था। इसको लेकर के लोकसभा में चर्चा कराई गई और लोकसभा में चर्चा करा करके एक कानून बनाया गया कि उस कानून के तहत अगर कोई अनुसूचित जात जनजात समाज के लोगों के साथ अन्याय करेगा तो उस कानून के कटघरे में उसको जेल जाना पड़ेगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसको लेकर एक कानून बनाई गई, जिस कानून उसके खिलाफ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रीट कर दिया और रीट करने के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में निर्णय नहीं आया, जिसको लेकर के 2 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया। और भारत बंद के ऐलान में लोग अपना मांग कर रहे थे, अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, और उसको लेकर के अपना जिन लोगों ने बहुजन समाज के लोगों के आंदोलन को बर्दाश्त नहीं कर पाए, बहुजन समाज को देखना नहीं चाहते, अनुसूचित जाति के लोग नहीं देखना चाहते, पिछड़ी जाति के लोग को देखना नहीं चाहते, उन लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से जहाँ पर हमारा बहुजन समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे, उसको उन लोगों ने खूनी क्रांति में बदलने का काम किया। उन लोगों ने हमारे बहुजन समाज के ऊपर हमला किया, जिसमें कई लोग शहीद हो गए, हमारे बहुजन समाज के लोग शहीद हो गए। लेकिन इसमें भीम आर्मी के लोग भी शामिल थे। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद को जेल में बंद किया हुआ है। आपकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई है उनके समर्थन में? मैं तो कहना चाहती हूँ कि जो घटना हुई, उस घटना में जो शहीद हुए उसके ये बहुत दुखद घटना है। हमारा बहुजन समाज अगर अपने अधिकार की मांग सड़क पे करता है तो उसको गोलियों से भूना जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, और वो बहुजन समाज के लोगों को दबाने के लिए, जो बहुजन समाज अपनी मांग न कर सके, ऐसी स्थिति में उनको पुलिस पकड़ करके और जेल के सलाखों के पीछे डाल रही है। हमने तो देखा है कि जब 2 तारीख को आंदोलन हो रहा था तो पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी हमारे बहुजन समाज के ऊपर लाठियां चलाई। उनके लाठियों से भी हमारा बहुजन समाज लहूलुहान हो गया।
और जो लोग अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, आज उन्हीं परिवार के लोगों को, तमाम बहुजन समाज के लोगों के, जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं और अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को गंभीर धाराओं में उनको पुलिस ने जेल के सलाखों के पीछे डाल। तो इसके लिए क्या इसके लिए क्या राज्य सरकार जिम्मेदार है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तांडव हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि पूरे भारत में जहां जहां बहुजन समाज के लोगों को पकड़ करके बंद किया गया, कोई पहला आंदोलन थोड़ी ना है ये, बहुत आंदोलन हुए और बहुत आंदोलनों के में जो बंद हुए उनके मुकदमे वापस हो गए। हम मांग करते हैं सरकार से कि जो 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में जो निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, उन लोगों के लिए सरकार को लोकसभा में भी इसकी चर्चा करानी चाहिए और इस पे उनको बरी करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जो युवा वर्ग के लोग हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, संवैधानिक अधिकार की मांग, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग कर रहे थे, जहां पर कोई विवाद हुआ ही नहीं, वहाँ भी उनको पुलिस पकड़ के बंद कर दिया, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लिख दिया। तो ये तो उनके मनोबल को दबाने की बात हुई कि कहीं ये सड़क पर उतरेंगे तो ये घटनाएं होंगी और अगर ये अपने आवाज़ को बुलंद करेंगे तो गंभीर धाराओं में जेल भेजा जाएगा, जिससे ये डर जाएं, भयभीत हो जाएं, ये भय से अपने अधिकार की मांग न कर सकें। ऐसी स्थिति में सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि हमारा अपनी मांग करना संवैधानिक अधिकार है और अपनी मांग करने के लिए आंदोलन किए थे, तो जो लोग निर्दोष लोग हैं उनको पुलिस उनको मुकदमे उनके वापस ले और बहुजन समाज में जो आज अशांति फैली हुई है, जो उनको दहशत बना हुआ है, जो डरे हुए हैं, तमाम हमारे ऐसे अनुसूचित जाति के लोग हैं जो अपना घर परिवार को छोड़ करके आज उनके घरों में ताला पड़ा हुआ है, इतना डरे हुए हैं कि घर छोड़ करके भगे हुए हैं, आज तक वो अपने घर वापस नहीं आ पा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप क्या कहेंगे? चंद्रशेखर सिंह को जो उनको जेल में डाला गया, चंद्रशेखर चूंकि जिस धारा में उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है और जब कोर्ट ने बरी कर दिया है तो जो बाद में उनके खिलाफ केस लगाई गई हैं उसको भी सरकार से मांग करती हूँ कि केस को वापस करना चाहिए। और आज जो पूरे भारत में मैं तो देख रही हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान निर्माता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते तो भारत का संविधान ना होता, भारत का संविधान ना होता तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। और भारतीय संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनकी प्रतिमा तोड़ी जा रही है, देश भर में तोड़ी जा रही है, प्रदेश भर में तोड़ी जा रही है। और बहराइच, इसका जीता जागता हुआ प्रमाण हमारी बहराइच लोकसभा क्षेत्र में भी प्रतिमा तोड़ी गई, 2 फरवरी को प्रतिमा तोड़ी गई और 2 महीने के बाद वो प्रतिमा को चोरी से उठा भी ले गए। इस साल लोगों ने 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई, विरोध प्रदर्शन किया, मौके पे जाकर के एसडीएम, तहसीलदार, सीओ जाकर के धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों से ज्ञापन लिया, उन्होंने आश्वासन भी दिलाया कि जो प्रतिमा तोड़ी गई उनकी हम गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन फरवरी में 2 फरवरी की प्रतिमा तोड़ी गई, तब से लेकर आज तक उन प्रतिमा तोड़ने वाले लोगों की गिरफ्तारी किया ही नहीं गया। इसी तरीके से जहाँ जहाँ पूरे प्रदेश भर में जहाँ जहाँ प्रतिमा तोड़ी गई बाबा साहब की, एक ही जगह नहीं, चाहे इलाहाबाद में हो, चाहे अलीगढ़ में हो, चाहे मेरठ में हो, चाहे सहारनपुर में हो, चाहे बहराइच में, जहाँ जहाँ प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं तो प्रतिमा तोड़ने वाले लोगों की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो रही है? आखिर कौन इनको बचा रहा है? और बाबा साहब का अपमान हो रहा है, पूरा देश का बहुजन आहत है, इसको तो बाबा साहब के अपमान के लिए अपमान हो रहा है, तो इसको तो सरकार सबको सबसे पहले आगे आना चाहिए और जो लोग ऐसी हरकत करते हैं उनको खिलाफ सीधे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब इस पूरे माहौल में 2 अप्रैल के बाद से खासकर जिस तरह से मैंने खुद देख कर आई हूँ, मैं सहारनपुर, मेरठ, इसके आसपास के पूरे इलाकों में जिस तरह से अत्याचार हुआ है दलितों के साथ, कई लोगों की मौत भी हुई है, जैसे आपने बताया कि लोग घरों को वापस भी नहीं लौट रहे हैं रात को। इसी के साथ साथ खासकर आपकी पार्टी को लेकर एक तरह की नाराज़गी पनप रही है। मैंने देखा शादी के कार्डों पर लोगों ने लिखा था, हमारे जीवन की भूल कमल का फूल, कमल का फूल। क्या आप पार्टी फोरम में इस बात को उठाती हैं? क्या आपको इस बात को लेकर चिंता है कि 2019 में वो समर्थन नहीं मिलेगा बीजेपी को दलित समुदाय की तरफ से जो 14 में मिला? देखिए, मैं भी और हम कई सांसद भी लिख चुके हैं कि जो दलितों के साथ शोषण हो रहे हैं इस पर रोक लगे, सरकार पर इसको विचार करना चाहिए। मैं भी सरकार से मांग करती हूँ कि इस पर विचार होना चाहिए, लोकसभा में इसकी चर्चा कराई जानी चाहिए और जो बहुजन समाज का व्यक्ति जो शहीद हुए उनके परिवार के लोगों को 50-50 लाख रुपया सरकार को देना चाहिए।
और जो मुकदमे हुए हैं उन मुकदमे को वापस लेना चाहिए, और जो उनके जो मृतक परिवार हैं उनके परिवार के लोगों को एक एक व्यक्ति को उन्हें नौकरी देना चाहिए। और जो आज बहुजन समाज में जो रोष व्याप्त है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोग टीवी रेडियो अखबार के माध्यम से देखने को सुनने को मिलता होगा, ये एक रोष व्याप्त है कि कहीं दलित बलिया में एक 60 साल की महिला के ऊपर पेट्रोल डाल करके फूंक दिया गया। इलाहाबाद में दलित सरोज को पैर छू जाने के नाते पीट पीट करके हत्या कर दी गई। गुजरात में हमारा बहुजन समाज का भाई घोड़ी पे सवार होकर के जा रहा था, उसको गोलियों से भून दिया गया। लगातार हमारे बहुजन समाज के साथ सुनते होंगे, लगातार ये तो जो टीवी चैनल पे चलता है उसको मैं कह रही हूँ, हर पल बहुजन समाज के साथ कोई न कोई घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जमीनों पर कब्जा हो रहा है, शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और उस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? क्या बहुजन समाज के लोग अगर उस समाज में पैदा हुए हैं तो उनको बराबर का सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? मैं तो सरकार से इसके लिए मांग करती हूँ कि जहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और हमारा गरीब समाज है, कमज़ोर समाज है, उसके लिए सरकार को तो सबसे पहले आगे आना चाहिए। जी सावित्रीबाई जी, आखिरी मेरा सवाल ये है कि आपने बहुजन राजनीति से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और अब भगवा राजनीति में आपका दखल है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी की राजनीति भगवा राजनीति है, भगवा पार्टी है। क्या आपके जैसे व्यक्ति, आपके जैसे सांसद जो अपने समुदाय की प्रतिनिधि है, एक मुखर प्रतिनिधि है, जो अपने अधिकारों की बात करती है, संविधान में अपनी जगह की बात करती है, क्या आप बीजेपी में अभी भी अपनी जगह देखती हैं? देखिए, अपना अधिकार की मांग करना ये संवैधानिक हमारा अधिकार है, और आज हम सांसद हैं तब हम नहीं बोलेंगे तो जब नहीं रह जाएंगे तब हमारा कौन सुनेगा? मैं लोकसभा में बोल रही हूँ, मैं तो अपने भारत की जितने बहुजन समाज के लोग हैं, मैं सबसे अनुरोध कर रही हूँ कि देश के बहुजन समाज के हित में और भारत के संविधान के लिए, आरक्षण के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए। और बीजेपी में संविधान को लागू कराने के लिए, भारत के संविधान को लागू कराने के लिए सभी लोग को एकजुटता के साथ भारत के लोकसभा में आवाज़ उठाना चाहिए, और जो देश के हित में, जो बहुजन समाज के हित में हो, इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए, और यह संवैधानिक अधिकार है। नहीं, आप बीजेपी में अपना भविष्य देख रही हैं कि भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए दिया था कि जब व्यक्ति चुनाव जीत करके आएगा, वो चाहे जिस पार्टी से आएगा, वो चाहे जिस दल से चुनाव जीत करके आएगा, और जब लोकसभा में पहुंचेगा तो बहुजन की बात करेगा, भारत के संविधान को लागू कराने की बात करेगा, आरक्षण का कोटा पूरा कराने की बात करेगा, और बहुजन समाज को आगे बढ़ाने की बात करेगा। तो ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, और अगर हम अपनी मांग को कर रहे हैं, आज हमारा बहुजन समाज भूखमरी के कगार पर है, आज उनके साथ शोषण हो रहा है, तो हम अपनी बात को लोकसभा में उठा रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप एक सांसद की हैसियत से उठा रही हैं, लेकिन क्या अपना भविष्य आप पार्टी में देख रही हैं अभी भी? अगर हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं तो अगर इसकी सजा दी जाए तो यह संविधान का उल्लंघन हो गया। मैं तो मांग कर रही हूँ, ठीक है, और हमें मांग करना चाहिए। और जो आप वस्त्र देख रहे हैं, ये वस्त्र आज का वस्त्र थोड़ी ना है, ये तथागत गौतम बुद्ध का वस्त्र है, ये तथागत गौतम बुद्ध जी का भारत था, ये बुद्ध का भारत था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सावित्रीबाई जी।